हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज का टॉपिक देख लेते हैं कि हमने कई बार बात की है जैसे एंजाइना में कि जब हम वारफरिन वगैरह का यूज़ करते हैं तो उसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। और जब हमने गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की बात की थी तो उसमें भी हमने कोगुलेशन फैक्टर्स के बारे में या कोगुलोपैथी के बारे में बात की थी। या आपके पास पेशेंट आता है जिसके स्किन के ऊपर जैसे नील के दाग से पड़ जाते हैं जिसको पिटैची बोलते हैं ऐसे, या आंखों के ऊपर नीले नीले से पड़ जाते हैं, तो उसका क्या कारण रहता है, इस संदर्भ में आज का टॉपिक होगा। तो उसको अच्छे से आप समझना, और ये एक आईसीयू का एक अच्छा टॉपिक है। तो देखते हैं हीमोस्टैटिक डिसऑर्डर क्या होता है। पहले हम हीमोस्टैटिक का मतलब जान लेते हैं कि हीमोस्टैटिक होता क्या है। देखो, हीमो मतलब ब्लड, स्टैटिक मतलब किसी चीज का रुकना। यदि हीमोस्टैटिक का मतलब होता है यदि कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उसका रुकना, और हीमोस्टैटिक डिसऑर्डर का मतलब कि कहीं से ब्लीडिंग हो रही है और वो रुक नहीं रही है अपने जो नॉर्मल टाइम होता है उसके हिसाब से, उसको बोलता है हीमोस्टैटिक डिसऑर्डर। जो कि ये इंटरनल भी हो सकती है या एक्सटर्नल भी हो सकती है। इसका जो नॉर्मल जनरल प्रिंसिपल्स है वो देखते हैं कि जो नॉर्मल हीमोस्टेसिस होता है वो प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन से होता है। मतलब प्लेटलेट्स जब आपस में मिलती है, या जो एक्टिवेशन ऑफ कोगुलेशन फैक्टर, मतलब जो कोगुलेशन फैक्टर होता है उसका एक्टिवेशन हो जाता है, उससे ही हीमोस्टैटिक होता है। जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन का, और जो सेकेंडरी होता है वो होता है कोगुलेशन फैक्टर का। इसको हम आगे बात करेंगे कोगुलेशन कौन कौन से होते हैं। ऐसे करके ब्लड का थक्का सा जम जाता है, इसको बोलते हैं क्लोटिंग। तो देखते हैं कि प्राइमरी जो हीमोस्टेसिस होते हैं वो ज्यादातर प्लेटलेट्स के और वोन वाइल्ड ब्रांड फैक्टर के इंटरेक्शन से होता है, और क्या बनाता है, हीमोस्टैटिक प्लग। और जो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस होता है वो फाइब्रिन के क्लोट से बनता है। फाइब्रिन के क्लोट से कैसे, कि जैसे कोई इंजरी हुई, इंजरी होने के बाद ही जो ब्लड के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। कौन कौन से, जैसे 7 फैक्टर, 10 फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन। इनके वजह से फैक्टर 9, 8 और 5 एक्टिवेट होकर थ्रोम्बिन बनाता है, जो कि थ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाता करता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, जिससे कि एक क्लोट बनता है। समझ नहीं आया? चलो इसको आगे देखते हैं, आप समझ आएगा। तो कैसे होता है, 2 पाथवे बता रखे हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे फिजियोलॉजी का है वैसे, और एक इंट्रिंसिक पाथवे। तो इसमें क्या होता है, जैसे जो 12th फैक्टर होता है ये थोड़े इसको ध्यान नहीं देना पड़ेगा, ये ऐसे ही होता है। जैसे 12th फैक्टर 12A में चेंज हुआ, किसके वजह से, प्री कैलिकरीन के वजह से। ये कोई डैमेज टिश्यू है अंदर का हमारा ना, बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर का। तो वहां पे जैसे कोई स्ट्रक्चर में टिश्यू डैमेज हुआ तो जो प्री कैलिकरीन है वो फैक्टर 12 है, जो कि हमारे ब्लड के अंदर होता है। ये क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, 12 को 12A में कन्वर्ट करता है। ये जो 12A है ये करता है 11 को 11A में। जो 11A है वो 11A को 11A में करता है, और जो 7 है वो 8 है, वो 8A को करता है ये, ठीक है। उसके बाद 10 को 10A में चेंज करता है। फिर उसके बाद जैसे ये इंट्रिंसिक फैक्टर है ये भी ऐसे काम करता है, 7 को 7A में कर देता है, 10 को 10A में कर देता है। फिर जो 10 है ये दोनों मिलके प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर काम करता है। प्रोथ्रोम्बिन चेंज होता है थ्रोम्बिन में, और जो थ्रोम्बिन है वो चेंज करता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। इससे होता है क्लोट, क्लोट फॉर्मेशन, थक्का बनना। और जो इसमें बात करता है कि हम जो मेडिसिन देते हैं, जो कि हमने बात की थी, कोई थक्का बन रहा है या कोई वीटी की प्रॉब्लम है, एंजाइना की प्रॉब्लम, उसमें हमें थक्के बनने से रोकना होता है। तो देखते हैं, जैसे हमने उसमें मेन मेडिसिन चलती है, वारफरिन चलती है, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन चलता है, डेबिगेट्राइन चलती है, बिवेलेरुडिन चलती है, रिवोरोक्साबैन चलती है ना, और फोंडा पेरिनुक्स चलती है। तो ये सारी मेडिसिन है जो हार्ट में भी काम आती है, बहुत सारी डिजीज में काम आती है। तो देखते हैं कि जो वारफरिन होता है वो 9 पे काम करता है। 9 के बाद 9A नहीं बन पाएगा, जिससे 10 नहीं बनेगा, 10 से 10A नहीं बनेगा। ऐसे करते करते क्लोट हो नहीं पाएगा, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में नहीं बनेगा। ऐसी जो लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन होता है ये भी ऐसे ही काम करता है कि ये 10A पे डायरेक्ट काम करता है, और क्या बोलते हैं इधर से भी 10 पे काम करता है एक्सटेंसिक पे। तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन नहीं बनता, उससे क्लोट नहीं होता, ऐसे करके। तो ये पूरा एक मतलब सीक्वेंस के साथ चलता है कि 10A। तो इन पे ये सारी मेडिसिन काम करते हैं, आप देख लेना।
और मैं जो ये पीडीएफ होगी ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना ताकि आप बाद में नोट्स बना सको। तो देखते हैं हम इसका डायग्नोसिस या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। हमें इसके जो हिस्ट्री लेनी होती है वो ब्लीडिंग की पूरी हिस्ट्री लेनी होती है ताकि हम पता चला सके कि वो क्या उसके कारण है, कि वो जन्मजात से है, कंजेनाइटल है, या कोई हमने बाद में कुछ एक्वायर्ड करके कि बाद में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से हुई है, कि वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है ना। प्राइमरी मतलब प्लेटलेट्स के एग्रीवेशन की वजह से हुई है, या क्या बोलते हैं जो क्लोटिंग फैक्टर है उनकी कोई डिफेक्ट है उसके वजह से ये ब्लीडिंग नहीं हो पा रही है। तो देखते हैं जो प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग है वो कैसे मिलती है। जैसे हमने कोई डेंटल एक्सट्रैक्शन किया, दांत को हमने उखड़वाया, उसके अंदर से ब्लीडिंग हो रही है, रुकी नहीं रही है, कोई कट लग गया है उसमें ब्लीडिंग हो ही रही है ना। तो कोई लेबर पेन होता है, लेबर के बाद ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, डिलीवरी होने के बाद ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो उसके अंदर हमें पीटीआई एनआर वगैरह टेस्ट पहले से करा के रखने चाहिए। और हम आगे देखते हैं कोई सर्जरी के बाद ब्लीडिंग हुई है कि वो रुकी नहीं रही है, तो इसमें हमें फैमिली हिस्ट्री भी पूछनी चाहिए, क्योंकि इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी बहुत ज्यादा देखा जाता है कि जो घर में से किसी को हो कि ब्लीडिंग ना रुकने की दिक्कत, तो वो जाके उनके बच्चों में भी आ जाती है। तो इसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं हम पेशेंट का। तो इसमें जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस होता है मतलब प्लेटलेट्स का, और जो दूसरे वाला फैक्टर था उसका वी बोन करके था जो उनके एग्रीवेशन की वजह से जो म्यूकोसल होता है उसके अंदर से ब्लीडिंग होती है। म्यूकोसा होता है कि जो हमारे कोई भी ऑर्गन हो, इंटरनल ऑर्गन हो, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको म्यूकोसा बोला जाता है, उसके अंदर से ब्लीडिंग होती है। जैसे गैस्ट्रिक ब्लीडिंग दिखा रखी है कि ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा है तो उसके यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है पूरी रेड जो भी है। या पिटैची जो होती है जो पैरों पे जाते हैं, पैरों पे देखा जाता है, और जहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, जैसे पेरीऑर्बिटल स्पेस, पेरीऑर्बिटल एरिया जैसे आंखों के यहाँ पे, या लोअर लेग्स में, कि ऐसे डॉट डॉट छोटे छोटे करके होते हैं। इनका कैसे पता चलता है? 2 मिलीमीटर से इनका साइज छोटा होता है। ऐसी इकाइमोसिस होता है, पर ये थोड़ा बड़ा होता है, नील की तरह पड़ जाता है। कैसे होता है? कोई ट्रोमा के वजह से जो स्मॉल ब्लड वेसल है उनके टूट जाता है। जैसे किसी ने लड़ाई वड़ाई हुई, तुमने किसी के मुक्का मार दिया ना, तो उसमें ट्रोमा हुआ, तो वहां से जो स्मॉल ब्लड वेसल है वहां की वो टूट जाती है, उसके वजह से 3 mm से ज्यादा, देखो पूरे आंख पे नील सा पड़ रहा है ना, ऐसे ही इसको बोलते हैं इकाइमोसिस। तो अब बात करते हैं हम सेकेंडरी हीमोस्टेसिस की। तो जो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस है उसकी वजह से हीमेटोमास हो जाता है कि ब्लड एक जगह आके इकट्ठा हो जाता है ना, या डिलेड ब्लीडिंग होती है, कोई ट्रोमा हो गया, कोई सर्जरी हो गई, उसके बाद खून रुक नहीं रहा है, तो मतलब ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसको हम कैसे डायग्नोस करें, हमें क्या क्या टेस्ट कराना चाहिए कि पता चला है कि इसके इकाइमोसिस है, पिटैची है, उसमें क्या हमको पेशेंट मिल गया, तो हमें उसे क्या टेस्ट कराना चाहिए। उसके अंदर हमें पीटी कराते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, या एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, एपीटीटी बोलते हैं इसको, या ब्लड स्मीयर। चलो इसको आगे देखते हैं कि जो ब्लड स्मीयर जो टेस्ट होता है ये हम पूरे ब्लड के बारे में बताता है कि किसका साइज छोटा है या कोई बड़ा सेल हो गया है, कोई मतलब उसके अंदर डिफेक्ट आ गया है। अपीयरेंस के बारे में मतलब उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, वो ठीक शेप में है, ठीक साइज में, उसके लिए ब्लड स्मीयर टेस्ट कराना पड़ता है। WBC के लिए भी होता है, RBC के लिए भी, और प्लेटलेट्स के लिए भी। तो जो हमारा प्राइमरी हीमोस्टेसिस टेस्ट कराते हैं उसमें हमेशा हम प्लेटलेट्स काउंट कराते हैं CBC के अंदर, है ना, और ब्लड स्मीयर टेस्ट कराते हैं, पता चलाता है कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, या कोई प्लेटलेट्स क्लम्पिंग तो नहीं हो रही कि प्लेटलेट्स आपस में इकट्ठे ही हो गए हो, या जॉइंट प्लेटलेट्स हो गए, उनका साइज बढ़ गया हो, है ना। और इसके साथ हम प्लेटलेट्स फंक्शन ऐसे भी कराते हैं, प्लेटलेट्स फंक्शन जिसको PFA 100 बोलते हैं। ये प्लेटलेट्स की क्वालिटी के बारे में बताता है, और जो वोन वाइल्ब्रेंड डिजीज होती है उसके बारे में बताता है। और पर ये कई बार देखा जाता है कि एनीमिया की कंडीशन में, जिसमें खून की कमी हो, या जिसमें हिमेटोक्रिट्स जो CBC के अंदर होता है वो 30% से कम हो जाता है, या प्लेटलेट्स कम हो जाता है, जिसको कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं, उसके अंदर भी PFA जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ये आप याद रखना, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में क्या होता है। ये अभी प्राइमरी के बाद चल रहा है, क्योंकि प्राइमरी में हमने 2 केस लिए थे कि प्लेटलेट्स का कुछ डिफेक्ट हो जाए, या जो वोन वाइल्ब्रेंड डिजीज है, या वोन वाइल्ब्रेंड फैक्टर जो होता है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि दोनों ही एग्रीवेट करके प्राइमरी हीमोस्टेसिस करते हैं। तो जो हम सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में क्या करते हैं, हम इसमें जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है,
जो कि फाइब्रिन क्लोट को बताता है। हमने ऊपर पढ़ा था कि कैसे लास्ट में जाके फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है, वो फाइब्रिन क्लोट बनता है। तो उसमें हम पीटी का टाइम पता चलता है। उसमें हमने पहले ही बताया था कि ये 13 से लेके मतलब 11 से लेकर 13.5 क्या बोलते हैं सेकंड तक इसका नॉर्मल टाइम होता है कि एक ब्लड को थक्का बनने में, जो कि मतलब ब्लड को क्लोट बनने में। तो हम देखते हैं कि इसका जो ये एलिवेट हो जाता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम में, किसके वजह से, इसके जैसे कोई एक्सटेंसिव फैक्टर हो जाता है, इंटेंसिव फैक्टर हो जाता है, जैसे फैक्टर 7 हो गया, और कॉमन पाथवे में फैक्टर 10 हो गया, 5 हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, या फाइब्रिनोजन हो गया, या विटामिन के एंटागोनिस्ट, मतलब जो विटामिन के मतलब जैसे वारफरिन वगैरह होते हैं, उनका जब हम यूज करते हैं तो उससे भी ये हो जाता है, मतलब पीटीआईएनआर के वैल्यू बढ़ जाती है जब हम इसका विटामिन के एंटागोनिस्ट का यूज करते हैं। तो ऐसी एपीटीटी है, मतलब यही सब फॉर्मूला है। थ्रोम्बिन टाइम में भी ये है कि फाइब्रिन क्लोट के बारे में बता दे, अलग अलग टेस्ट बता रखे, पीटी, एपीटीटी और थ्रोम्बिन टाइम। अब ये फाइब्रिनोजन को देखते हैं, मेजरिंग क्लोटिंग टाइम, ये भी क्लोटिंग टाइम बताता है, पर कई बार केसेस में देखते हैं जो हाइपरफाइब्रोजीनीमिया है, वो जिसमें हिपैटिक सिंथेसिस में प्रॉब्लम, मतलब हिपैटिक सिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है, मतलब हिपैटिक में कुछ चीज वो डिक्रीज हो जाता है फाइब्रोजिनोजन का बनना, उसमें भी हमें हाइपोफाइब्रोजीनीमिया मिलता है। या मैसिव हेमरेज, कोई चोट वोट लग जाए, कोई मतलब एक्सीडेंट हो जाए, उसके अंदर भी फाइब्रोजिनोजन कम हो जाता है और ब्लड क्लोट नहीं हो जाता है। डीआईसी, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, जो ब्लड के अंदर कोगुलेशन होता है वो फैक्टर ही कम हो जाते हैं। तो हमने कोरोना में भी बहुत देखा है, डी डाइमर टेस्ट हम कराते हैं ना, ये भी डाइजेशन ऑफ फाइब्रिन, जो फाइब्रिन बनता है उसका डाइजेशन कर देना है, डिसएलिमिनेशन कर देना, डिसमेंटल कर देना, या उसका तोड़ देना फाइब्रिन को, तो ताकि क्लोट ना बने, उसके लिए हम देखते हैं। कि हम ये भी देखते हैं कि जो डी डाइमर, एलिवेटेड डी डाइमर बहुत सारी डिजीज में मिलता है, जैसे वीटी, वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, या डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, या कोई ट्रोमा में, कैंसर की सिचुएशन में भी डी डाइमर टेस्ट पॉजिटिव मिलता है। तो हमारा ये पूरा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये टॉपिक आगे भी ये जाके ये पूरा हमने फिजियोलॉजी की तरह समझाया है पूरा टॉपिक, ताकि जो आगे वाले लेक्चर्स होंगे, जैसे कल हम बताएंगे कि जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है वो किस किस डिजीज के अंदर हो जाता है। यदि आपने सीबीसी कराया तो उसके अंदर आपने देखा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, तो आप उसके बारे में डिजीज पता लगा सकते हो, इस डिजीज में होता है, तो आप उस डिजीज के बारे में मतलब फिर आगे ट्रीट कर सकते हो। तो धन्यवाद।